जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में जानेंगे। आज देखिए, यहाँ पर ये चैप्टर शुरू होता है चुनाव का दिन। तो यहाँ पर एक बच्चा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है शंकरन। तो जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन ये जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा कि हम आज अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? करीब 3000 साल पहले जो कुछ लोग होते थे वो बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि अब से 3000 साल पहले लोग कैसे राजा बनते थे? वो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कराते थे, उससे भी वो राजा बन जाते थे। अब एक यज्ञ होता था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ ये एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध करने वाला, जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञों में आमंत्रित किया जाता था। यानी कि जब वो राजा जो होते थे, जो उनको जाने देते थे घोड़े को, राजा अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा के घोड़े को जब वो जाने देते थे, तो उसके बाद उन राजाओं को उस यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। तो इस यज्ञ को जो संपन्न करते थे वो कौन किया करते थे? पुरोहित करते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो जितने भी राजा आते थे वो यज्ञ करने वाले राजा के लिए क्या करते थे? उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या फिर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। तो युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी होता था वो ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था, जो उसका सारथी होता था राजा का। और राजा के सगे संबंधी, खास करके उसकी रानियों और उसके पुत्रों को भी छोटे छोटे कई अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ और सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव, तो राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव कौन करते थे? पुरोहित। के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्व अथवा वैश्य जैसे लोग, सामान्य लोग, ये उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्ण क्या था, क्योंकि यहाँ पर आपने वर्ण का नाम सुना है, तो अब देखते हैं कि ये वर्ण क्या था, किसे शामिल किया जाता था, किसे नहीं। तो उस समय के जो समाज है वो 4 सामाजिक वर्ग थे, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। एक तो होते ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ब्राह्मणों का काम जो था वो वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करने का हुआ करता था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का काम होता था। वैश्यों का काम होता था खेती करना, पशुपालन और व्यापार करना, और शूद्र का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना होता था। ये यहाँ पर ऐसा बताया गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये जो दिखाया गया है चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सी सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण भोजन को परोसने के लिए किया जाता था, हो सकता है भाई ऐसा। अब देखेंगे जनपद क्या थे। तो महायज्ञों को करने वाला जो राजा थे वो अब जन न रहकर वो क्या होने लगे? जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है जन के बसने की जगह। जो जन के बसने की जगह है वो क्या कहलाती थी? जनपद। कुछ महत्वपूर्ण जनपद
मानचित्र अभी देखेंगे उसमें दिखाए गए हैं, किस तरह से दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग क्या करते थे, यहाँ पर लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। तो अभी तो हमने जनपद पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम महाजनपद के बारे में कि महाजनपदें क्या थी। अब देखिए यहाँ पर महाजनपद। तो महाजनपद की बात करेंगे। अब से करीब 2500 साल पहले, कब की बात है भाई ये, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जब जनपद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए तो इन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। अभी हम इस चित्र में देखेंगे महत्वपूर्ण जनपद और महानगर और फिर इसमें महाजनपद भी दिखाई गई हैं। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या फिर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो लकड़ी, पत्थर या ईंटों की जो दीवारें बनाई गई थी ऊंची ऊंची राजधानियों के चारों तरफ, उसे ही किलेबंदी कहा जाता था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे महाजनपद में, इस चित्र को देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देंगे सारे इसमें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई गई है रिवर्स दिखाई गई हैं कुछ। हम कुछ देख लेते हैं महाजनपद। जैसे कि यहाँ पर आपको कुरु दिख रहा है, ये हस्तिनापुर वाला एरिया जो अभी हमने देखा था। ये आपको अवंती, उज्जैन ये दिख रहा है यहाँ पर उज्जैन, ये मगध एक महाजनपद, कौशाम्बी, वैशाली, ये सभी की सभी महाजनपद है। अंग, वज्जी, है ना। और यहाँ पर रिवर भी दिखाई गई है आपको। देखिए यहाँ पर काबुल हो गई, ये इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंधु हो गई, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, यहाँ पर तक्षशिला आपको एरिया दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ पर ये यमुना नदी हो गई, गंगा नदी, हमारा ये हस्तिनापुर वाला एरिया, ये कुरु हो गया इसके ऊपर। और ये आपको दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी, ये सारी नदियाँ दिखाई देंगी। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और इधर आपको अरब सागर दिखाया गया है। और यहाँ पर ये भारत का ही हिस्सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और ये इधर गंगा नदी आकर मिल जाती है यहाँ पर। तो ये आपने देख लिए सारे प्लेसेस। अब देखिए ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। भाई जब हमने देखा अभी अभी लकड़ी, पत्थर या फिर ईंटों से किलेबंदी की गई थी, तो इसने किलेबंदी का निर्माण कराने का उद्देश्य क्या होगा भाई। हो सकता है कि आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने किया हो। तो कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। कुछ लोग अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन भी करते होंगे इसके थ्रू। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा और इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ी होगी, तभी तो ये इस तरह की दीवार बनाई गई होंगी। अब आप इस तरह की दीवार ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये कौशाम्बी के किले की दीवार है और ये वाला आधुनिक चित्र लिया गया है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास ईंट की ये दीवार के अवशेष मिले हैं और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले ही हुआ है। तो देख सकते हैं किस तरह से ये ऊंची ऊंची दीवारें यहाँ पर बनाई जा रही थी उस टाइम पर। अब राजा क्या करते थे भाई, सेना रखने लगे। पहले राजा सेना नहीं रखते थे, लेकिन अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था और इन सिक्कों के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम कर यानी कि टैक्स। महाजनपदों के जो राजा थे वो विशाल किले बनाते थे। भाई वो बड़े बड़े किले बनवाते थे, विशाल किले
विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो भाई राजा पहले तो उपहार लेके उसमें काम चला लेते थे, जो भी उनको मिलता था, है ना। लेकिन अब जब इतनी बड़ी चीजें हो गई, पूरा महाजनपद फैल गया, जनसंख्या भी ज्यादा है, तो अब इनमें काम तो नहीं चलता केवल उपहारों में, तो इसलिए वो लोग कर भी वसूलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और कर किस किस पर लगाते थे, तो फसलों पर लगाए गए कर, यानी कि फसलों पर कर लगाया जाता था, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। इसी के साथ पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था, यानी जो पशु पालते थे वो जानवर देते थे या फिर उनसे उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट, जैसे कि कोई भैंस पाल रहा है तो वो दूध देता होगा, इस तरह से वो अपने कर के रूप में उन चीज़ों को देते थे। और व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आग के ठग जो कि शिकारी हुआ करते थे, तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त होने वाली वस्तुएं देनी होती थी एज अ टैक्स के रूप में, कर के रूप में। अब यहाँ पर देखेंगे हम कृषि में परिवर्तन किस प्रकार से आया। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। तो हल्के फाल किसके बनने लगे, अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था और इससे फसलों की उपज बढ़ाई गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को उनके पौधों को रोपना शुरू किया, उनका रोपण शुरू किया, अर्थात इनका रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध को तैयार करना और उनका रोपण करना शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहने लगे और इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। तो जब उनकी अच्छे से केयर की जाने लगी तो पौधे भी ज़्यादा जीवित रह जाते थे और इससे उनकी पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। अब एक सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं हम यहाँ पर मगध का। मगध अभी हमने देखा था, मगध क्या था, तो मगध एक महाजनपद हुआ करती थी। इस टाइम की बहुत ही एक फेमस महाजनपद थी। आप जानते हैं मगध महाजनपद के बारे में, अभी हमने देखा था चित्र में इसको। तो लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। तो मगध में दो महत्वपूर्ण नदियां गंगा और सोन बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। भाई ये जो अगर नदी बहेंगी तो वहां से जमीन भी क्या होगी, बढ़िया उपजाऊ होगी, वहां की जब नदियां होंगी पानी होगा बढ़िया। तो मगध का एक हिस्सा जंगलों से हरा भरा रहता था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित, यानी कि उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, प्रशिक्षित कर सेना में काम करने के लिए लगाया जाता था। और यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी हैं और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी हुआ करती थी चीजें। अब मगध में और क्या था, तो मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं, एक तो बिंबिसार और उसका बेटा अजातशत्रु। तो अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। किसने, तो महापद्मानंद ने। बिहार में राजगिरे, जिसको हम आधुनिक राजगीर के नाम से जानते हैं, कई सालों तक ये मगध की राजधानी बनी रही और बाद में फिर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बन गई, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। इसको बाद में राजधानी बनाया गया था इसकी। 2300 साल पहले की ही बात है। मैसिडोनिया का राजा हुआ करता था सिकंदर। ये विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न हो पाने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। वो इस बात से भयभीत थे, उसके सिपाही सिकंदर के, कि भारत के शासकों के जो पास पैदल, रथ और हाथियों से बहुत बड़ी सेना थी। किस किस की, भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इससे ही किसकी सेना भयभीत हो गई थी या डर गई थी, तो सिकंदर की सेना डर गई थी और उन्होंने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो ये था मगध महाजनपद के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वज्जी महाजनपद के बारे में। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। इसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली।
ये भी बिहार में ही पड़ता है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गणिया संघ कहते थे। तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसे हम गणिया संघ के रूप में जानते हैं। गणिया संघ में कई शासक होते थे। इसमें क्या होते थे, यहाँ पर कई शासक होते थे। वहां पर एक ही शासक होता था पूरे जनपद का, लेकिन यहाँ पर कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। हर एक व्यक्ति क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह से करना है। तो शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लिया करते थे। तो ये केवल राजाओं के लिए ही होती थी, ना कि सभी के लिए। अब वज्जी संघ के बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक संघ है जिसका नाम है वज्जी संघ। तो इसका यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय जो है ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। पूछा जाता है दीर्घ निकाय किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो यहाँ पर ये अजातशत्रु यानी कि जिसे हम अजातशत्रु कहते हैं और वज्जी संघ के बारे में है। तो अजातशत्रु ये वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था और उन्होंने अपने मंत्री वसक्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। और जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पारंपरिक नियमों का भी पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। गांवों और शहरों में चेतियों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबियों जो संत हैं संतों का सम्मान करेंगे। उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो तब तक वज्जीवासी क्या करते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे। ऐसा कहा था किसने, तो ये भगवान बुद्ध ने, जिनको भगवान बुद्ध हम कहते हैं, उन्होंने कहा था। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे और कई शक्तिशाली राजा हुए जो इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया और इनके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर ये कंप्लीट होता है और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हमने कई सारे नए नए शब्दों को भी जाना जो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे राजा, अश्वमेध यज्ञ क्या था, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर क्या था, पौधरोपण, गणोरथ और संघ के बारे में यहाँ पर हमने जाना। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।